हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। एक्चुअली आप जानते हो कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होने वाला है और सभी कंपनीज़ में जिन भी लोगों की इनकम ग्रोस सैलरी इनकम मोर देन 5.5 लाख से है, उससे ऊपर है, तो उनके लिए टीडीएस की प्रोविज़न है। तो या तो आपका टीडीएस कट जाएगा उस केस में। तो अगर आपको टीडीएस कटने से बचाना है या सेव करना है, तो एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, जो आपको अपने एम्प्लॉयर को यानी कि अपनी कंपनी को देनी पड़ती है कि हमारा इस जगह हमारा डिक्लेरेशन, हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लाइक अगर आपने एलआईसी ले रखी है तो आप उसका डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास एलआईसी नहीं भी है, आप कहते हो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। आप अपना एचआरए क्लेम कर सकते हो। एचआरए आप कैसे क्लेम कर सकते हो? अपनी जो भी हाउस रेंट की रेंट रिसीट्स होती हैं उनको सबमिट करके आप अपना एचआरए क्लेम कर सकते हो। देखिए सैलरी में कई सारे पार्ट होते हैं, लाइक बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, अदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें एक कंपोनेंट होता है एचआरए का। तो हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर देता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो बाय सबमिटिंग योर रेंट रिसीट्स। तो फटाफट मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपके एम्प्लॉयर से आपको एक मेल आई होगी या फिर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनके मिल जाएगा। आपको फॉर्म 12BB होता है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। उसमें होता क्या है, फटाफट से मैं बता देता हूँ। तो उसमें होता है फर्स्ट तो एचआरए का। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी सिटी में काम कर रहे हैं या किसी और सिटी में जाके काम कर रहे हैं, अनदर सिटी में, लेट सपोज़ मैं दिल्ली में रहता हूँ बट मैं नोएडा आके वर्क कर रहा हूँ और नोएडा में ही रूम लेके रह रहा हूँ, तो मैं एचआरए में उस केस में नोएडा का क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उस केस में आप, और उसमें भी एक प्रोविज़न होता है कि अगर आपका 1 लाख से ऊपर है, अगर आपका एनुअल रेंट मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, तो इस केस में आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना होता है। उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। सेकंड चीज़, जिन लोगों का हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन इसमें भी सेम केस है। आप कहते हो कि मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मेरा क्या कहते हैं रेंट पे रह रहा हूँ, और जो मैंने दिल्ली में मेरा परमानेंट हाउस है, परमानेंट एड्रेस है, वहाँ मैंने होम लोन ले रखा है, नया घर ख़रीदा है। तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप एचआरए और होम लोन दोनों का बेनिफिट साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, ठीक है ना। बट आपके पास प्रॉपर पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप होम लोन की जो भी ईएमआई किस्त भरते हैं, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक होता है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट को आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, और इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप एक हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें अप टू 2 लाख रुपीज़ तक के आपका इंटरेस्ट आप उसमें क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 चीज़ें होंगी। थर्ड आपका 80C। 80C में आप सब मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे कि क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक सबसे पहला तो एलआईसी आ जाता है। एलआईसी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी से लिया है तो वही जा सकता है, आप किसी और से भी कंपनी से लिया हो आपने लाइफ इंश्योरेंस, उसका भी क्लेम कर सकते हो प्रीमियम का। अब उसको चाहे आपने अपनी वाइफ के लिए लिया हो या वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए लिया हो, यानी कि स्पाउस, अगर आपने अपने स्पाउस के लिए लिया है तो भी आप क्लेम कर सकते हो। आपने अपने बच्चों के एलआईसी प्रीमियम पे किया है तो आप उसका भी क्लेम ले सकते हो, बशर्ते आपको अपनी एलआईसी की प्रीमियम रिसीट आपको उसमें अटैच करनी होती हैं, अपने एम्प्लॉयर को देनी होती हैं एज सपोर्टिंग के तौर पे, ठीक है ना। आप उसके बाद अपना अगर आपका ईपीएफ कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, तो जो आप एम्प्लॉय वाला पोर्शन आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। प्लस आप अपनी तरफ से पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, और उस पीपीएफ अकाउंट के थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपकी 150 लाख की लिमिट टोटल कंज्यूम नहीं हो रही है, एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, तो आप पीपीएफ में अकाउंट ओपन करा के उसमें कुछ ना कुछ एवरी मंथ डिपॉजिट कराइए, ताकि आपका 150 लाख की जो लिमिट है वो कंज्यूम हो जाए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं और आप उनकी ट्यूशन फ़ीस जाती है, ट्यूशन फ़ीस का मतलब स्कूल फ़ीस की रिसीट में जो ट्यूशन फ़ीस का कॉलम होता है उसमें जो अमाउंट जाती है वो भी एलिजिबल होती है, आप उसमें भी क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी 5 साल की एफडी होती हैं, चाहे डाकघर की चाहे बैंक की, ठीक है ना, उसके बाद आपको एनएससी सर्टिफिकेट होते हैं,
सुकन्या समृद्धि योजना वाले होते हैं, और जो ELSS जो म्यूचुअल फ़ंड वाले लोग हैं, जो म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदते हैं, उसमें एक टाइप ऑफ स्कीम होती है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिल के चलता है। इसके अलावा मैं बता दूं, एक और सेक्शन होता है 80CC D1B। उसके अंदर क्या होता है, जो एक नई पेंशन आई है, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको NPS कह के हम पुकारते हैं, उसके अंदर भी आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 150 लाख की आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, उसके बाद आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप अपना NPS अकाउंट ओपन कराते हैं विद इन दी फाइनेंशियल ईयर, अभी भी टाइम बचा है, 31 मार्च से पहले आप ओपन करा लीजिए अपना अकाउंट और 50,000 को क्लेम कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप वो 50,000 NPS अकाउंट ओपन करा के उसमें डिपॉजिट करा के आप उसकी पासबुक दिखा सकते हैं या डिपॉजिट स्लिप दिखा सकते हैं, उसके बेसिस पे आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको 80D में आप मेडिक्लेम, जो आपका मेडिकल प्रीमियम आपने पॉलिसी का पे किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो आपके 25,000 रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। लाइक आपके पेरेंट्स हैं और जो आपके डिपेंडेंट हैं, अगर आप उनका भी प्रीमियम पे करते हो तो आप उस पर भी 25,000 रुपये पे कर सकते हैं, बशर्ते वो डिपेंडेंट हों, ये साबित करना होगा। अदरवाइज़ आपको 25,000 की लिमिट ही मिल के चलेगी। अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, आप उनका मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो सभी बताते हैं और यही मैंने बताया है, कोई नया तो बताऊँगा नहीं मैं भी, इन्हीं प्रोविज़नों में मैंने सब बताया है। तो ठीक है ना, आप अपना TDS डिडक्ट नहीं होने दीजिए, अपनी डिक्लेरेशन सबमिट कीजिए, साइन करिए, उसमें सारी डिटेल फिलअप कीजिए, अपनी उसमें मेल में आप सारे सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए और अपने एम्प्लॉयर को भेजिए, ताकि वो उसको वेरीफाई कर पाएँ, उसको चेक कर पाएँ और उसको बेसिस पे आपकी TDS रिडक्शन ना हो, और इसका बेनिफिट भी मिलता है। ये सारी डिटेल्स आपकी फॉर्म 16 में भी रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे क्या है ना, आपको ITR फाइलिंग में बहुत ईजी हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी मुझे बताइए, ठीक है, तभी तो इम्प्रूव कर पाऊँगा। थैंक यू।